गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे चाइना और ताइवान रिलेशंस की। जैसा कि आपको पता होगा कि न केवल चीन और भारत बल्कि ताइवान और चाइना के बीच भी काफ़ी तनाव बढ़ रहा है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये विवाद क्यों खड़ा हो रहा है, और साथ ही में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ इन दोनों देशों के संबंधों के विपरीत संबंधों के अनुसार कैसे बदल रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो आपको पता होगा कि दुनिया के ज़्यादातर देश चाइना के ऊपर कोविड-19 से जुड़ी ज़रूरी जानकारी छिपाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अब चाइना चारों तरफ से घिर चुका है अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के कारण, और यहाँ तक कि सबसे बड़ी समस्या जो है कि चीन के अंदर से ही चीन की वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। तो समस्या यहाँ पर ये आ गई कि अब चीनी सरकार के पास उपाय कोई बचा नहीं था, तो उन्होंने सबसे बेहतरीन उपाय ढूंढा कि लोगों को राष्ट्रवाद की घुट्टी पिला दी जाए। और आपको पता होगा कि राष्ट्रवाद की घुट्टी, इतिहास उठाकर आप देख लीजिए कि राष्ट्रवाद की घुट्टी है अन्य समस्याओं पर पर्दा डाल देती है, बहुत आराम से डाल देती है। तो चीन ने क्या किया, सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख में भारत के साथ टकराव बढ़ाया। वहीं पर ताइवान के पास भी युद्धवाहक पोत भेज दिए, विमान वाहक पोत भेज दिए, प्लस नौसेना अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। जिससे क्या हुआ कि जो समस्याएं थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर था, वो परिस्थितियां किनारे हो जाएं और लोग राष्ट्रवाद की बात करें कि भारत पर अटैक कर दो, चाइना पर अटैक कर, ताइवान पर अटैक कर दो। तो इस तरह की, क्योंकि चीन का मुख्य उद्देश्य था ध्यान भटकाना अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से। तो अब हम देखते हैं कि ताइवान की भौगोलिक स्थिति क्या है। ताइवान की भौगोलिक स्थिति, जब आप कभी भी मैप देखेंगे तो आप देखेंगे चाइना के एकदम नीचे साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में एकदम छोटा सा देश लटका हुआ है, ताइवान उसी को कहते हैं। और यहाँ ये दो देश कैसे बने, इनकी हिस्ट्री क्या है। दरअसल चाइना में 1945 से 1949 तक एक गृह युद्ध चला। गृह युद्ध किसके बीच था? गृह युद्ध था माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी और चियांग काई शेक के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों के बीच विद्रोह था। इसमें माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों की जीत हुई और चियांग काई शेक अपने समर्थकों के साथ भागकर ताइवान पहुंचे और वहां पर उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। और जो कम्युनिस्ट थी वो चीन की मुख्य भूमि पर रहे और उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की शुरुआत की। तो अब हम देखेंगे कि दोनों देशों के बीच इतने विवाद क्यों हैं, विवाद का कारण क्या है। दरअसल 1970 के दशक में चाइना के राष्ट्रपति बने थे डेंग शियाओपिंग ओपिंग डेंग शियाओपिंग राष्ट्रपति बने, और उन्होंने वन कंट्री टू सिस्टम की अवधारणा प्रस्तुत की ताकि चीन को एकजुट रखा जा सके। अब वन कंट्री टू सिस्टम की अवधारणा क्या थी कि उनका कहना था कि चीनी संप्रभुता के नीचे ताइवान अपना प्रशासन चला सकता है, अपनी सेना रख सकता है, अपने सारी गतिविधियां कर सकता है। लेकिन ताइवान ने इस पॉलिसी को पूरी तरह से ठुकरा दिया। उसके बाद चीन की एक और पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी से क्या होता है कि चीन कहता है कि जिसको भी चीनी मेन लैंड से अपने रिश्ते रखने हैं, यानी चाइना से, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से अपने रिलेशन रखने हैं, उसे एक चीन को मान्यता देनी पड़ेगी और उसे ताइवान से संबंध वो नहीं रख सकता है। तो ये भी एक प्रमुख कारण था, इससे दोनों देशों को भी टकराव बढ़ा। उसके बाद हम देखें साउथ चाइना सी विवाद। चीन साउथ चाइना सी में न केवल ताइवान बल्कि जितने भी दक्षिण चीन सागर में देश हैं, चीन का लगभग उन सभी से विवाद है। तो हम देखते हैं कि उसमें ताइवान भी आता है। तो एक विवाद का कारण दक्षिण चीन सागर भी है, क्योंकि चाइना दक्षिण चीन सागर में बोलता है कि 9 डैश लाइन का पूरा क्षेत्र उसका है, और यह क्षेत्र कई देशों की संप्रभुता का हनन करता है, इसलिए विवाद का एक बड़ा कारण वो भी है। तो अब हम देखेंगे कि एक चाइना, वन चाइना जो पॉलिसी है, इसका उद्भव कैसे हुआ। जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि 1949 में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद माओ से तुंग के नेतृत्व में चीनी मुख्य भूमि पर कम्युनिस्टों का अधिकार हो गया और चियांग काई शेक के नेतृत्व में ताइवान में राष्ट्रवादी कोमितांग पार्टी का अधिकार हो गया। अब क्या हुआ, कम्युनिस्टों ने कहा कि वो मुख्य चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्रवादियों ने कहा वो मुख्य चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त फिर कम्युनिस्टों ने एक धमकी भी दी कि अगर कभी फॉर्मली ताइवान मुख्य चीनी भाग से अलग होने की घोषणा करता है तो उस पर आक्रमण करके चीन ताइवान पर अधिकार कर लेगा। शुरुआत में आप देखते हैं कि यूएसए समेत दुनिया के कई देशों ने ताइवान को मान्यता दी, लेकिन 1970 के बाद से परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आया और सभी देशों ने लगभग ताइवान की तुलना में चीन से अपने संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां कैसे बदली या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन विजेता रहा। तो हम देखते हैं कि चीन के पास चूंकि संसाधन ज़्यादा थे, या फिर आप कहिए कूटनीतिक तरीके से, चीन ने अपनी कूटनीतिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइवान को अलग थलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी देशों ने ज़्यादातर उस चीन से संबंध रखे हैं। उसके बाद हम देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ताइवान 1970 तक हिस्सा था, लेकिन वैश्विक संबंधों में परिवर्तन आया
और 1971 में जॉर्ज अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के प्रयासों से चाइना को यूएनएससी का मेंबर, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मेंबर बना दिया गया। और यहाँ तक कि अमेरिकी चीन संबंध जब सुधरे तो उसका एक नकारात्मक परिणाम ये भी आया कि 1979 में यानी 1979 में ताइवान की जो सदस्यता थी, हिस्सा था, उसका समाप्त कर दिया गया 1979 में। यानी अब ताइवान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा नहीं रहा। उसके बाद अगर हम देखें कि मान्यता, हम देखते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर देश जो भी हैं वे चीन को मान्यता प्रदान करते हैं और मुश्किल से 15-16 देश ऐसे हैं जो ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता देते हैं। और उसमें से 15-16 में अधिकांश देश द्वीपीय देश हैं जो समुद्रों के बीच में छोटे छोटे द्वीप के रूप में स्थित हैं। सिर्फ वही ऐसे देश हैं जो मान्यता देते हैं। अब हम देखें कि इसमें यूएसए की भूमिका क्या थी। जैसे आपको बताया कि गृह युद्ध के बाद यूएसए के साथ साथ अनेक देश, जो वैश्विक अनेक देश थे विश्व के, वे क्या करते थे, वे ताइवान को मान्यता देते थे। लेकिन 1970 के बाद से परिस्थितियाँ बदली। 1970 के बाद से अमेरिका एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर कंट्री बना और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आवाज़ें उठने लगी, पूंजीपतियों द्वारा अमेरिकी सरकार पर दबाव डाला जाने लगा कि वो चाइना से संबंध सुधारे। क्योंकि उस 1970 के दशक में आप जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि उस समय चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो थी 60 करोड़ और ताइवान की मात्र 1 करोड़ के करीब थी। तो अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बाद यूएसए को चाइना से संबंध अच्छे करने पड़े। और शुरुआत में तो यूएसए ताइवान को मान्यता देता था, लेकिन क्या हुआ, जब चाइना से संबंध अच्छे हुए उसके बाद यूएसए ने भी चाइना को महत्वपूर्ण सहयोगी माना और ताइवान की स्थिति और बदतर होती चली गई। अब हम देखें कि इस सारी परिस्थितियों में भारत कहाँ स्टैंड करता है। भारत का ताइवान और चाइना के साथ जो विवाद है, इन दोनों का देशों का, ताइवान और चाइना का जो आपस में विवाद है, उसमें भारत की क्या स्थिति है, भारत का क्या दृष्टिकोण है। तो भारत में भी विश्व के अन्य देशों की तरह ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देता है। हालांकि चीन काफ़ी भारत में परिस्थितियां खराब करता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हो या अरुणाचल के संदर्भ में हो, लेकिन भारत ने कभी भी ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। इसके साथ ही हम देखें, चाहे वो डोकलाम विवाद हो या आसिफिला क्षेत्र का विवाद हो या सिक्किम में डोकलाम, जैसा मैंने बताया, डोकलाम विवाद हो या फिर लद्दाख विवाद हो, लेकिन भारत ने कभी भी अपने स्टैंड को नहीं बदला है। और अब वर्तमान की अगर आप परिस्थितियाँ देखें तो वर्तमान में चीन भारत से क्या कह रहा है, चीन कह रहा है कि आप ताइवान को, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदल रही हैं उसके विपरीत जाकर आप ताइवान को चीन का हिस्सा मानिए और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बोलिए कि ताइवान चीन का हिस्सा है। लेकिन अब अगर वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हम देखें, अगर हम चाहें तो भारत चाहे तो चाइना से यहाँ पर मोलभाव कर सकता है, एक सौदागर की भांति व्यवहार कर सकता है। क्योंकि भारत चाइना से कह सकता है ठीक है हम ताइवान को चीन का हिस्सा मानेंगे, लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर और अरुणाचल में भारत का हिस्सा आप मानेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी चीन विवाद करता है और पाकिस्तान के संदर्भ में उसका झुकाव ज़्यादा दिखता है, और लद्दाख में भी चीन अपने लिए अक्साई चीन के रूप में विवाद करता है। उसी तरह अगर हम देखें अरुणाचल को चीन दक्षिणी तिब्बत बताता है। तो भारत के ये अगर विवाद देखें तो भारत के लिए ये द्वार खोलता है कि चाइना से थोड़ा मोलभाव किया जा सके। तो ये पूरा संबंध था चीन और ताइवान के बीच का। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।